हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीलोमियर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन तो हम पहले जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें रेप्लिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा फोकस है वो रहेगा टीलोमियर रेप्लिकेशन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि टीलोमियर्स क्या होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो क्रोमोसोम के जो एंड रीजन होते हैं, ये जैसे एंड रीजन है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टीलोमियर नाम देते हैं। और ये जनरली यहाँ पर जीन्स नहीं पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये टीलोमियर जो है, तो इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 साइंटिस्ट दिख रहे हैं, कैरोल ग्राइडर, टीटीआर डी लेंगे एंड एलिजाबेथ ब्लैकबर्न। तो सबसे पहले नंबर पर है ग्राइंडर, फिर है लेंगे, और फिर लास्ट में आपका जो है वो एलिजाबेथ है। ये जो इमेज है ये 2001 में टीलोमियर की एक मीटिंग हुई थी उससे ली गई है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि ब्लैकबर्न डिस्कवर द रिपीटेड सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीलोमियर्स एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टीलोमियर किसने डिस्कवर किया, तो टीलोमियर की जो डिस्कवरी की थी वो की थी एलिजाबेथ ने। ठीक है, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने। और अगर कहा जाए कि जो टीलोमरेज एंजाइम है उसकी डिस्कवरी किसने की, तो यहाँ पर देखिए लेटर वाइल एक ग्रेजुएट स्टूडेंट इन ब्लैकबर्न्स लैब। तो जो ब्लैकबर्न्स हो गए ये साइंटिस्ट हो गए, और इनकी ग्रेजुएट स्टूडेंट थी जिसका नाम है क्या, ग्राइंडर, जिन्होंने डिस्कवर किया था टीलोमरेज एंजाइम को। ठीक है, जो मेंटेन करते हैं टीलोमर्स को। तो जो ये रीजन है इसको टीलोमियर नाम देते हैं, और जो इसको मेंटेन करने का काम जो एंजाइम करते हैं उसको नाम देते हैं टीलोमरेज। तो टीलोमरेज की डिस्कवरी किसने की थी? ग्राइंडर ने की थी। और इस टीलोमियर को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। उसकी डिस्कवरी की थी टी डी लैंगे ने। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया गया है, सोन बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच में, here is D. Lange, whose work focused on protein that bind to and protect telomers within the cell, जिनका काम है कि टीलोमर्स के साथ में बाइंड करना उन प्रोटीन्स का और उनको प्रोटेक्ट करना। इन प्रोटीन्स की डिस्कवरी की थी हमारी टी डी लैंगे ने। अब इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ब्लैकबर्न एंड ग्राइंडर टुगेदर विद जैक स्टैक वन 2009 नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी ऑन और मेडिसिन। तो जो इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है वो 2009 में दिया गया था टीलोमियर की डिस्कवरी के लिए। तो ये आपका हो गया। अगर कभी टीलोमियर की डिस्कवरी किसने की, इससे क्वेश्चन अगर पूछा था असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर डीबीटी के एग्जाम में, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया कि टीलोमियर होते क्या है। तो टीलोमियर आर द एंड पार्ट ऑफ लीनियर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये क्रोमोसोम था जो इसका एंड पार्ट है, इसको हम लोग टीलोमियर नाम दे रहे हैं। तो ये लीनियर क्रोमोसोम है, तो उसके जो एंड पार्ट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, टीलोमियर। एंड आर कंपोज्ड ऑफ टैंडम रिपीट्स ऑफ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और जो ये हैं, जो टीलोमियर होते हैं वो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के रिपीट्स होते हैं। जैसे फॉर ह्यूमन के एग्जांपल में देखें तो जो इस न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा वो TTA-GGG होता है। ठीक है, अगर एक एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के में पूछा गया था कि जो टीलोमियर ह्यूमन का है उसका सीक्वेंस क्या है, तो TTA-GGG टीलोमियर का सीक्वेंस होता है। वन स्ट्रैंड ऑफ टीलोमियर जनरली कंसिस्ट ऑफ TXGY। तो जो एक स्ट्रैंड होगा, जैसे मान लीजिए जो टीलोमियर है ये एंड रीजन है, तो इसमें एक स्ट्रैंड छोटा होता है, यानी कि ये छोटा हो गया, और एक स्ट्रैंड इलोंगेट होगा। उसी तरह से जब हम दूसरी तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो इसका ये 3 प्राइम हो गया और ये 5 प्राइम हो गया, तो 5 प्राइम शॉर्ट होगा और 3 प्राइम जो है वो ओवरहैंग करता है। तो 3 प्राइम एंड हमेशा लीनियर क्रोमोसोम का ओवरहैंग करता है, और इसी रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, टीलोमर नाम देते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर किस फॉर्म में मेंटेन रहता है। तो जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो एक स्ट्रैंड को हम TXGY रिपीट होता है, यानी कि x की जगह जो नंबर है वो 1 से लेकर के 4 तक हो सकता है। थाइमिन जो है वो 4 बार आ सकता है, उसी तरह से ग्वानिन जो है वो 4 बार रिपीट हो सकता है, मैक्सिमम 1 to 4 होगा। तो उस स्ट्रैंड को जिसमें TXGY रिपीट होगा उसे हम लोग नाम देंगे जी स्ट्रैंड, और जो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो CYA रिपीट होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं सी स्ट्रैंड। जैसे ये ऊपर वाला हमारा 3 प्राइम वाला हो गया जी स्ट्रैंड, और नीचे वाला हो गया हमारा सी स्ट्रैंड। एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो एक्सटेंडेड होती है 1 to 4, यानी कि थाइमिन जो है या ग्वानिन जो है वो 1 से लेकर के 4 बार रिपीट हो सकता है। The 3 prime end of one strand is overhung with respect to the 3 prime end at the both end of chromosome। जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया
कि हमेशा 3 प्राइम जो है वो बाहर की तरफ निकला होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी 3 प्राइम बाहर की तरफ निकला हुआ है, और जब हम दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 3 प्राइम जो है वो बाहर की तरफ ओवर आएंगे। ह्यूमन में टेलोमियर का सीक्वेंस क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, और जो कुछ इस तरह से बुक में डायग्राम दिया गया है कि जो टेलोमियर रीजन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, TTA GGG। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। तो एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि जब पूरा डीएनए रिप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज करा देते हैं, तो जो एंड रीजन है उसको हमें पॉलीमराइज कराने के लिए डीएनए जो हमारा टीलोमरेज एंजाइम है या टीलोमियर रिप्लिकेशन हो रहा है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है जिसकी सिंथेसिस जो है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, और वहीं दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो हमारा लैगिंग होता है जिसकी सिंथेसिस जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, यानी कि उस पर बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट लगाने पड़ते हैं। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, तो जैसे देखिए यहाँ पर एक प्राइमर ये लगा हुआ है, फिर एक प्राइमर ये लगा हुआ है, फिर एक प्राइमर ये लगा हुआ है। तो जब ये सिंथेसिस छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगी, उसके बाद में इस प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है, और जो यहाँ पर गैप बन जाते हैं, जो गैप बन जाएंगे उसको क्या किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये 3 प्राइम OH ग्रुप है और ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम OH ग्रुप को ऐसे प्राइमर मार करके इसको इलोंगेट कर दिया जाएगा, और ये जो गैप जो है वो फिल कर दिए जाते हैं। लेकिन जहां पर लास्ट यानी कि टर्मिनल वाला जो प्राइमर लगा होता है, तो यहाँ पर तो कोई 3 प्राइम OH ग्रुप है नहीं, तो इसको इलोंगेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर इस रीजन को कैसे इलोंगेट किया जाए, अगर इस रीजन को इलोंगेट नहीं करेंगे तो क्रोमोसोम जो है वो हर रिप्लिकेशन में साइज जो है वो उसका छोटा होता जाएगा, और एक टाइम के बाद में ऐसा आएगा क्रोमोसोम इतना हो जाएगा कि अब रिप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कि क्रोमोसोम जो है वो छोटे ना हो, इसके लिए जो जर्म सेल्स होती हैं, जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने एंड रीजन को टीलोमियर के द्वारा रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया। तो जो टीलोमियर रीजन है वो केवल जो टीलोमरेज एंजाइम जो है वो केवल जर्म सेल में ही एक्टिवेट होता है, और कुछ सेल्स और हैं जहां पर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। बाकी बॉडी की जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें ये टीलोमेरेज जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि टीलोमियर रिप्लिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। टीलोमियर डीएनए रिप्लिकेशन। तो कन्वेंशनल डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट रिप्लिकेट द एंड ऑफ यूक्रोमेटिक क्रोमोसोम, हेंस टीलोमियर रिप्लिकेशन रिक्वायर ए एंजाइम कॉल्ड टीलोमरेज एंजाइम। जो कन्वेंशनल जो हमारे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेजेस हो सकते हैं वो टीलोमियर को रिप्लिकेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है क्या, टीलोमरेज। टीलोमरेज एंजाइम आपके CSIR एग्जाम या DBT या जो भी एग्जाम है उसके रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीलोमरेज की। तो टीलोमरेज क्या है, हमारा एक एंजाइम है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो टीलोमरेज इज एन अनयूजुअल एंजाइम दैट कैटलाइज RNA डिपेंडेंट रिप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक टीलोमियर्स। तो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, यानी कि उनमें जो टेम्पलेट होता है वो डीएनए होता है और डीएनए से ही वो डीएनए को बनाते हैं। लेकिन जो हमारा टीलोमरेज होता है ये RNA डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। जो टीलोमरेज होता है उसको 2 पार्ट होते हैं, एक RNA पार्ट होता है और एक प्रोटीन पार्ट होता है। जो इसका खुद का जो RNA पार्ट होता है ये एज ए टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। तो एक बार CSIR के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि टीलोमरेज जो है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये गलत है। टीलोमरेज जो है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट पॉलीमरेज है, जो उसका टेम्पलेट है वो उसका खुद का इंटरनल पार्ट है जो RNA का बना होता है। तो टीलोमरेज इज ए राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो मतलब राइबो मतलब RNA और न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब RNA और प्रोटीन का ये मिलकर बना हुआ है। राइबोन्यूक्लियो मतलब RNA और प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ एन RNA स्ट्रैंड एंड सेवरल प्रोटीन, जिसमें एक RNA स्ट्रैंड होगा और बहुत सारे प्रोटीन होंगे जिससे मिलकर के ये टीलोमरेज बना हुआ है। तो जो RNA की जो लेंथ होती है वो 150 से लेकर के 130 बेसिस तक हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और जो ये RNA होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये एक्ट करता है एज ए टेम्पलेट फॉर टीलोमियर रिप्लिकेशन, और टीलोमियर रिप्लिकेशन के लिए ये एज ए टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन कैटेलाइज करती है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो टीलोमेयर रीजन पर जो न्यूक्लियोटाइड लगाने का जो काम करेंगी वो हमारा जो प्रोटीन रीजन होता है वो करता है। तो RNA एज ए टेम्पलेट वर्क करता है और प्रोटीन जो है वो हमारे न्यूक्लियोटाइड को लगाने का काम करती है। तो ये हो गया हमारा टीलोमरेज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट नोट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। टीलोमरेज इज ए टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम। जो चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की,
अगर आपसे पूछे टेम्पलेट डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है तो आप कहेंगे क्या कि टेम्पलेट डिपेंडेंट है। टेम्पलेट डीएनए है आरएनए तो आप कहेंगे क्या कि टेम्पलेट जो है वो आरएनए है। टीलोमरेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंजाइम एंड कंसिस्ट ऑफ CYAX टेंडन रिपीट। तो यहाँ पे टीलोमरेज गलत लिख गया है, तो यहाँ पर जो टेम्पलेट होना चाहिए, टेम्पलेट बोले या फिर आरएनए बोले, तो आरएनए जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है एंजाइम का जो CYAX रिपीट होता है। तो जो हमारा जो टीलोमियर सीक्वेंस था वो हमारा, देखिए आप यहाँ पर क्या था, TXGY रिपीट था। तो जो इसका सीक्वेंस है वो जस्ट अपोजिट होगा। तो जो हमारा आरएनए का सीक्वेंस है वो हमारा CYAX रिपीट होता है। ठीक है, अभी सीक्वेंस क्या है वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड थे, एक C स्ट्रैंड था और एक G स्ट्रैंड था। तो जो हमारा टीलोमरेज होता है वो G स्ट्रैंड यानी कि जो 3' ओवरहैंग ग्रुप होता है उसको ही इलोंगेट करके आगे बढ़ाता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो यूकैरियोटिक टीलोमरेज आर G रिच सीक्वेंस एंड एग्जिस्ट इन हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म दैट लैक्स जीन्स। जो हमारा G स्ट्रैंड होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में होता है। देखिए दो फॉर्म होते हैं, एक यूक्रोमेटिन फॉर्म होता है और एक हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म होता है। यूक्रोमेटिन फॉर्म जो होता है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है, यानी कि उसको उसमें जीन पाए जाते हैं, उसको डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म होता है उसमें जीन्स नहीं पाए जाते, यानी कि वहां पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा होता है। तो जो हमारा यूक्रोमेटिक टीलोमेयर्स होते हैं वो हमारे हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में होते हैं, यानी कि वहां पर जीन्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। अब जो ये टीलोमेयर्स होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो ये क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियसेस। अब देखिए जो ये अगर ये एलोंगेटेड ये 3' OH ग्रुप ओवरहैंग ही रहता तो क्या होता कि इसको ऐसे यहाँ पर समझा जाता कि मतलब डिफेक्ट समझ के इसको डिग्रेड कर सकते थे, या तो इस वाले पोर्शन को एलोंगेट कर सकते थे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, न्यूक्लियस से बचाने के लिए इसको यहाँ पर एज ए लूप स्ट्रक्चर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर इन्वेजिनेट करा दिया। तो ये देखिए 3' ओवर जो हैंगे वो यहाँ पर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गया। तो इस जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है तो देखिए डी की तरह दिख रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया क्या, डी लूप। और इसको हमने नाम दिया जो यहाँ पर ये पूरा लूप बन रहा है इसको टी लूप नाम दिया। तो प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस से, और दो क्रोमोसोम आपस में फ्यूज ना हो जाए उसको भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। मेंटेन माइटोटिक एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की जो माइटोटिक एक्टिविटी है, देखिए हर माइटोटिक डिवीजन में अगर टीलोमियर अगर रेप्लिकेट नहीं होगा तो क्रोमोसोम का जो साइज है वो घटता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब क्रोमोसोम का साइज इतना छोटा हो जाएगा कि फर्दर रिप्लिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो माइटोटिक एक्टिविटी को भी सेल को मेंटेन की रहते हैं कौन, टीलोमर्स। ठीक है, इतनी चीज हमें यहाँ पे समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ बोला गया है जो चीज हम पहले डिस्कस करा है उसी को बस हमने यहाँ पे थ्योरी में लिख रखा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। द की टू टीलोमरेज अनयूजुअल फंक्शन इज रिवील्ड बाय द आरएनए कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम। जो टीलोमरेज का जो आरएनए कंपोनेंट होता है उसको टीलोमरेज आरएनए नाम दिया है, शॉर्ट फॉर्म में उसको टीईआर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर टीईआर अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो टीलोमरेज आरएनए की बात कर रहा है। ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड के हिसाब से मान लीजिए ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है कि जो टीईआर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो 150 बेसिस से लेकर के 1300 बेसिस तक हो सकती है। इन ऑल ऑर्गेनिज्म द सीक्वेंस ऑफ द आरएनए इंक्लूड ए शॉर्ट रीजन। जो आरएनए का जो सीक्वेंस होगा वो एक शॉर्ट रीजन होता है जो इनकोड करता है 1.5 कॉपीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टीलोमेर सीक्वेंस। जो ये आरएनए का जो सीक्वेंस है ह्यूमन के केस में होता है AAUCCC AAUC 5' to 3'। अच्छा अब एक चीज समझ लीजिए, अगर आरएनए का सीक्वेंस बोला क्या ह्यूमन के केस में तो आपका ये हो गया, और अगर डीएनए की सीक्वेंस की बात करेंगे तो जो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था ये हो जाएगा TTAGGG। तो ये हो गया टीलोमियर का सीक्वेंस। और अगर बात की जाएगी जो टीलोमियर आरएनए उसका सीक्वेंस क्या है, तो ये हो गया टीलोमियर आरएनए का सीक्वेंस। दिस रीजन ऑफ द आरएनए कैन एनील टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एट द 3' एंड ऑफ द टीलोमियर। तो देखिए डीएनए का ये था ना ऐसे, ये हो गया 5', 3', और ये 5', 3'। तो ये इसके साथ में एनील करता है ये आरएनए सीक्वेंस, और इसी को क्या करेगा, 3' एंड को ही इलोंगेट करेगा। ये चीज अभी हम आगे डायग्राम के फॉर्म में भी देखेंगे। इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द प्रोटीन सबयूनिट ऑफ द टीलोमियर इज ए मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। होता क्या है कि जो हमने डिस्कस किया कि टीलोमरेज जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के मिले हुए हैं, प्रोटीन कई सारे हैं।
तो उसमें से जो एक प्रोटीन है वो डीएनए पॉलीमरेज की क्लास से बिलोंग करता है और डीएनए पॉलीमरेज की तरह फंक्शन करता है, दैट यूज आरएनए टेम्पलेट, जो आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा, और जहां पे आरएनए से डीएनए बनाया जाता है उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो जो प्रोटीन आरएनए से डीएनए बनाने का काम कर रही है तो उसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम दे रहे हैं, और शॉर्ट में उस सब यूनिट को नाम दिया जाता है TERT, टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन। तो ये हो गया TERT हो गया प्रोटीन के लिए, और TER हो गया आरएनए के लिए। इन एडिशन इसके साथ साथ देखो और क्या पॉइंट्स है टीलोमरेज के बारे में। टीलोमरेज मस्ट हैव द एबिलिटी टू डिस्प्लेस इट्स आरएनए टेम्पलेट फ्रॉम द डीएनए प्रोडक्ट टू अलाउ रिपीटेड राउंड ऑफ टेम्पलेट डायरेक्टेड सिंथेसिस। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो एक बार जो टीलोमरेज है वो यहाँ पर बाइंड हुआ और इसने इस सीक्वेंस को यहाँ तक इलोंगेट करा दिया, उसके बाद में ये यहाँ से डिसोसिएट होगा और यहाँ जा करके फिर से बाइंड करेगा। तो एक बार डिसोसिएट होने के लिए ये देखो ये आरएनए और ये डीएनए है, तो डीएनए और आरएनए से अलग होने के लिए इसके पास में एक एक्टिविटी पाई जाती है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, डीएनए आरएनए हेलिकेज एक्टिविटी। तो अगर आपसे किसी ऑप्शन में बोला जाता है कि टीलोमरेज के पास में क्या डीएनए आरएनए हेलिकेज एक्टिविटी पाई जाती है, तो हाँ इसके पास में डीएनए आरएनए हेलिकेज एक्टिविटी पाई जाती है। On the other hand, like all other DNA polymerase, telomerase require a template to direct nucleotide addition can only extend a 3' OH of DNA। तो इसका टेम्पलेट जो इसका आरएनए पोर्शन है वो खुद ही ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। तो ये इसका आरएनए हो गया जिसे आरएनए कंपोनेंट है, और जो TERT जो है ये प्रोटीन कंपोनेंट है। तो ये सिंथेसिस करने का काम करेगा और आरएनए कंपोनेंट ऐसे टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ डायग्राम में दिखाई गई। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन है ये, कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा जब टीलोमरेज एक्टिवेट नहीं है, जैसे नॉर्मल जो सोमेटिक सेल्स है वहाँ पे टीलोमरेज एक्टिवेट नहीं होता है। तो जब इसमें रिप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया न्यू स्ट्रैंड, ये हो गया ओल्ड स्ट्रैंड यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया, और जो इस कलर में दिखाया गया ये हो गया न्यू स्ट्रैंड। तो दो स्ट्रैंड है, एक लीडिंग स्ट्रैंड है और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड है। तो जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो लीडिंग स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यू सिंथेसाइज्ड होगा, लेकिन जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है उस पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं। जैसा कि हम पीछे डिस्कस कराएं, जो लास्ट वाला ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए आप एक गैप आपको दिखाई दे जाएगा, जो ये गैप जो है वो नॉर्मल सेल में फिल नहीं हो पाता है, और इस तरह से क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो अगले राउंड ऑफ रिप्लिकेशन में इतनी जो है वो कम हो जाएगी। जहाँ से डॉटेड लाइन दी गई है ना, इतनी लेंथ जो है वो क्रोमोसोम की क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है हर राउंड ऑफ रिप्लिकेशन में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीलोमरेज आते हैं। टीलोमरेज ने क्या किया कि यहाँ पे ये वाला मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर जो इसका आरएनए था टीलोमरेज का वो आकर के बाइंड किया 3' OH ग्रुप के साथ में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा G स्ट्रैंड था उसके साथ बाइंड किया, और इसने क्या किया कि यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया। तो नीचे वाली इमेज में आप देखिए इसने यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड कर दिए। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से डिसोसिएट होगा और आगे मूव करके फिर इस वाली पोजीशन पर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये बाइंड कर गया और इसने फिर से कुछ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आगे लगा दिए। तो इस तरह से ये जो 3' OH ग्रुप होता है G स्ट्रैंड का उसको इलोंगेट कर देता है। तो ये काम है टीलोमरेज ने ये किया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब जो हमें इस लेंथ को मेंटेन करना था, तो ये मान लीजिए इसका 3' था और ये 5' था, तो ये 3' जो है वो इसने इलोंगेट करा दिया है। तो ये टीलोमियर ने एक्सटिंक्शन किया है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो हम आगे देख रहे हैं कि कैसे ये है काम करेगा। तो अब जब क्या हुआ कि जब यहाँ पर लेंथ इसकी इलोंगेट कर दी है, तो जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर देखिए ये 5' हो जाएगा और ये हो जाएगा 3'। अब इसको एज ए टेम्पलेट मान करके जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर प्राइमर लगाएगा और इस लेंथ को इलोंगेट करा देगा। तो हमारा ओरिजिनल डीएनए तो हमें यहाँ तक ही चाहिए था ना, तो इस तरह से लेंथ जो है वो टीलोमियर के द्वारा जो है वो मेंटेन कर ली जाती है। ये मैंने समझाने की कोशिश की, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो मैं उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आगे की तरफ मूव करते हैं। तो टीलोमियर कैसे रिप्लिकेट किया जाता है ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं जो टीलोमियर की एक्टिविटी को और टीलोमियर की लेंथ को रेगुलेट करती हैं। टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन दैट रेगुलेट टीलोमेरेज एक्टिविटी आर इलस्ट्रेटेड फॉर एस सेरिवेसिव एंड ह्यूमन सेल्स में। तो इनको एस सेरिवेसी और ह्यूमन सेल्स में स्टडी किया गया है। तो पहले हम एस सेरिवेसी की बात करेंगे, ये एक ईस्ट है, उसके बाद फिर हम ह्यूमन सेल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोटीन नाम दिया हुआ है RAP1,
इसका फुल फॉर्म हो गया रिप्रेसर एक्टिवेटर प्रोटीन 1 डायरेक्टली बाइंड टू द डबल स्टैंडर्ड टेलोमियर रिपीट डीएनए। अब देखिए RAP1 जो है, ये यहाँ पर RAP आपको दिख रही है, ये डायरेक्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में बाइंड करती है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये RAP1 बाइंड करती है। वेयर एज RIF1 एंड RIF2, उसके अलावा क्या होगा, जो RIF1 और RIF2 जो है वो इनडायरेक्टली बाइंड करती हैं टेलोमेयर के साथ में बाई बाइंडिंग टू RAP1। तो RIF1 और RIF2 जो है वो जो RIP1 प्रोटीन बाइंड हुई है उसके साथ में ये बाइंड करती हैं। All three proteins have been implicated in the inhibition of telomere activity, telomerase activity। तो ये तीनों प्रोटीन RAP1, RIF2, RIF1, ये तीनों प्रोटीन जो है वो टेलोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट मान लो कभी एग्जाम में क्या क्या कि पूछ लिया कि बताइए ये 4 प्रोटीन दे दिए, उनमें से बोला गया कि बताओ इसमें से कौन सी प्रोटीन जो है वो टेलोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं करती है, तो आपको याद रखना है कि RIF1, RIF2 एंड RAP1 जो है ये टेलोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। CDC30 बाइंड टू द सिंगल स्टैंडर्ड टेलोमियर रिपीट। तो देखिए 3' हमारा ओवरहैंग करता था ना, तो CDC13 एक प्रोटीन है जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में बाइंड करती है और टेलोमरेज को रिक्रूट करने का काम करती है। तो हमें 4 प्रोटीन टोटल याद रखने हैं, RIF2, RIF1, RAP1, ये इनहिबिटरी प्रोटीन है जो टेलोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगी, और CDC13 जो है वो इन्वॉल्व होगी टेलोमरेज के रिक्रूटमेंट में। ये हो गई एस सेरीबेसी की बात में। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सेल के बारे में। तो ह्यूमन सेल में TRF1 एंड TRF2, TRF का फुल फॉर्म हो गया टेलोमेरिक रिपीट बाइंडिंग फैक्टर, बाइंड डायरेक्टली टू द डबल स्टैंडर्ड टेलोमियर रिपीट डीएनए। ये क्या करेंगे, TRF1 और TRF2 जो है वो डायरेक्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में बाइंड करते हैं। यहाँ देखिए ये TRF1 बाइंड है और ये TRF2 बाइंड है। और ये जो RAP1 था लास्ट जो हमने देखा यहाँ लेक्चर में, ये RAP1 है, ये इसके एनालॉग होते हैं, ठीक है। एज वेल एज TIN2, उसके साथ में एक प्रोटीन और है जिसका नाम है क्या, TIN2 मतलब हो गया TRF1 इंटरेक्टिंग न्यूक्लियर प्रोटीन 2। अब देखिए TIN जो है वो TRF के साथ में इंटरेक्ट कर रही है, इसलिए इसको नाम दे दिया क्या, TIN, TRF1 इंटरेक्टिंग प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा एक प्रोटीन और है जिसका नाम है TPP1 एंड POT1, प्रोटेक्शन ऑफ टेलोमरेज हो गया POT1 का नाम, और जो TPP है इसका भी हम आगे देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। ऑल एसोसिएटेड विद आइदर TRF1 और TRF2, ये जो चारों प्रोटीन जो हमने नाम लिया, TRF1, TRF2, TIN2, TPP1 एंड POT1, ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली TRF1 और TRF2 के साथ में एसोसिएट रहते हैं, उसके साथ में जुड़ी रहती हैं, या तो TRF1 के साथ जुड़ी रहेंगी या फिर TRF2 के साथ जुड़ी रहेंगी। टुगेदर दीज प्रोटीन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड सेल्ट्रिन। ये सारे प्रोटीन मिलकर के कौन कौन से, TIN2, TPP1, POT1, ये सब मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स। इसका एक नाम और होता है, इसे टीलोसोम नाम दिया जाता है। फॉर इट्स एबिलिटी टू सेल्टर द टेलोमरेज फ्रॉम द एक्शन ऑफ DNA रिपेयर एंजाइम। अब ये क्या करता है, जो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये चारों प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो बना है, इसको सेल्ट्रिन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये टेलोमरेज एंजाइम को DNA रिपेयर एंजाइम से बचा के रखने का काम करता है। POT1 आल्सो बाइंड डायरेक्टली टू द सिंगल स्टैंडर्ड टेलोमियर रिपीट DNA एंड इनहिबिट टेलोमरेज एक्टिविटी। जो POT1 होता है वो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड DNA के साथ में बाइंड करता है और टेलोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। नोट में कुछ पॉइंट दिया गया है। तो द 6th प्रोटीन ऑफ द सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स, जो छठी प्रोटीन है सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स की, जिसका नाम है TPP1, यहाँ पर हमने फुल फॉर्म नहीं बताया था, उसी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स की जो 6th प्रोटीन है जिसका नाम है TPP1, द टर्म TPP1 इज द रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच नेम। यहाँ पर 3 प्रोटीन है जिनके नाम से इसको TPP1 नाम दिया गया है। उसमें है हमारी TINT1, PTOP, PIP1। तो ये इनका देखिए, इसका T ले लिया, इसका P ले लिया और इसका P ले लिया, तो इसको नाम दे दिया TPP1, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। POT1 जो है वो इनहिबिट करने का काम करता है, और जो ये TPP और जो POT1 और ये जो है, ये अगर यहाँ पे TRF1 और TRF2 के साथ में बाइंड है तो इसको टेलोमरेज से बचाने का, उसको DNA क्या नाम है, DNA रिपेयर एंजाइम उससे बचाने का काम करेंगे,
और अगर पार्ट 1 जो है वो अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड के साथ में बाइंड है तो टीलोमरेज की एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इतनी चीज अभी तक क्लियर हो गई होगी। चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो when there are relatively few copies of the telomere sequence repeat, few of these protein are bound to telomere and telomerase can extend to the 3' OH of the telomere। अब देखिए ये प्रोटीन बाइंड हुई है, जैसे ये देखिए डायग्राम से आपको समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर ये डायग्राम जो दिया हुआ है ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। यहाँ पे ये रैप 1 है और RIF2 है और RIF1 है। वहीं देखिए यहाँ पर ये रैप हो गया, RIF1 हो गया, RIF2 हो गया। तो अगर ये टीलोमरेज की जो टीलोमियर जो है इसकी लेंथ अगर कम है, लेंथ कैसी है, कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलोंगेशन होता रहेगा और इसकी लेंथ को इंक्रीज करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेंथ यहाँ तक थी, लेकिन अगले ही राउंड में क्या हुआ, लेंथ जो है वो और इंक्रीज कर गई है। जैसे टीलोमियर एंड की लेंथ जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज कर जाएगी, उसके बाद में जो ये टीलोमियर बाइंडिंग प्रोटीन है इनका नंबर बढ़ने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 थे और आना स्टार्ट हो गए, तो धीरे धीरे इनका नंबर क्या हुआ, बढ़ने लगा। जैसे इनका नंबर बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, टीलोमरेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करा देंगे। वही यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है। एज द टीलोमियर बिकम लॉन्गर, more of the telomere binding protein accumulate and inhibit telomerase extinction of the 3' OH end of the telomere। तो जैसे जैसे टीलोमरेज की लेंथ इंक्रीज होने लगेगी, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होने लगेगा डीएनए पर, और वो टीलोमरेज की लेंथ को, जो टीलोमरेज की एक्टिविटी है उसको सप्रेस कर देंगे। दिस सिंपल नेगेटिव फीडबैक लूप मैकेनिज्म लॉन्गर टीलोमरेज इनहिबिट लॉन्गर टीलोमर्स इनहिबिट टीलोमरेज। टीलोमर्स अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो वो टीलोमरेज की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। इज ए रोबस्ट मेथड टू मेंटेन ए सिमिलर टीलोमियर लेंथ एट द एंड ऑफ ऑल क्रोमोसोम। इस तरह से ऐसा नहीं है कि टीलोमियर पता चला लंबा करने के लिए हुआ तो लंबा ही करता चला गया, उसको रोकने वाला ही कोई नहीं है। तो जो ये प्रोटीन है टीलोमरेज बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो टीलोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं जब एक मैक्सिमम लेंथ तक वो पहुंच जाता है। तो ये हो गया इसका रेगुलेशन। अब कुछ पॉइंट और देख लीजिए। Telomers isolated from human cell were observed in electron microscopy and found to form a loop rather than a linear structure। जब टीलोमर को ह्यूमन सेल से आइसोलेट किया गया और माइक्रोस्कोपी में देखा गया तो यहाँ पर देखिए उनको दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया, एक लूप स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। इस लूप स्ट्रक्चर की फर्दर स्टडी की गई तो पाया गया कि ये जो है जो ये सिंगल स्टैंडर्ड 3' OH ग्रुप एक्सटेंडेड रहता है, ये क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड के बीच में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और टी लूप और डी लूप का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये अपने एंड को प्रोटेक्ट किए रहता है न्यूक्लियेजेस से और क्रोमोसोम की फ्यूजन को रोकता है। जैसा कि हमने 3 पॉइंट पीछे डिस्कस किए, वही पॉइंट यहाँ पर फिर से आ जाएंगे। Subsequent analysis indicate that this structure called a T-loop was formed by the 3' single-stranded DNA end of the telomere invading the double-stranded region of the telomere। तो single-stranded 3' OH ग्रुप होता है, ये डबल स्टैंडर्ड के बीच में इन्वेड कर जाता है और टी लूप बना लेता है। It has been proposed that by forming a T-loop, the end of the telomere is masked and cannot be recognized as normal DNA end। तो जो ये अंदर की तरफ इनकॉर्पोरेट हो गया, इससे ये क्या करेगा, इसको डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म से अपने आप को बचा के रखेगा और नॉर्मल डीएनए की तरह इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली प्यूरिफाइड TRF2 इज कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग टी लूप फॉर्मेशन विद प्यूरिफाइड टीलोमियर डीएनए। तो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया जिसमें क्या किया कि TRF2 को क्या किया, प्यूरिफाई किया गया और प्यूरिफाइड टीलोमियर डीएनए के साथ में रखा गया। तो उसमें पाया गया कि इसने टी लूप बना दिया। तो यहाँ पर जो है किसका रोल है लूप बनाने के लिए, TRF2 का। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि टी लूप बनाने में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है, तो TRF2 जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है टी लूप बनाने के लिए। तो अब आप जाइए इसके क्वेश्चंस लगाइए जो टीलोमियर रेप्लिकेशन से पूछे गए हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस फंस रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिए, वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उनके आंसर प्रोवाइड करा सकूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे किसी अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।